हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। तो हमें रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करनी है। रचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं किसके लिए प्रभावी है। ऑप्शन ए में दिया है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। यहाँ हमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है और ये नेगेटिव बात हो रही है तो इसको आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देख लेते हैं विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। तो बच्चों में कंपटीशन नहीं लाना है, उन्हें एक दूसरे से तुलना करने के लिए नहीं कहना है। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं क्या दिया है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है तो इसका क्या कार्य होता है। इसका कार्य होता है कि बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें कहाँ तक प्रगति कर पाए हैं, कितना उन्होंने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और उसी के हिसाब से उनको मदद दी जाए। अगर उन्होंने नहीं सीखा है तो उनको सिखाया जाए, अगर सीख चुके हैं तो उसी के लिए मूल्यांकन होता है। और डी में दिया हुआ है विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए। तो नामीकरण और वर्गीकरण की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो ये निगेटिव पॉइंट में ही माने जाएंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट है और जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम जाएंगे सी के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अभिकथन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण को मत चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और इसका जो कारण दिया हुआ है वो देख लेते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास की किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बात कह रहे हैं। तो भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के बल्कि कहें तो पूरक होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, कक्षा में अध्यापिका और विद्यार्थियों के वैचारिक मौखिकरण और चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देने के लिए देना चाहिए, तो ये बात भी सही हो जाएगी। यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है तो रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो दिया है सी में दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी जो है, सी में जो दिया है ए सही है, तो यहाँ पर ए पॉइंट तो सही है, आर गलत है। और डी में दे रखा है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता का विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो प्रारूपिक लक्षण के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर होना चाहिए, आवेगशीलता होनी चाहिए, या कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर होने चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। जो ADHD वाला बच्चा होता है जिसमें ये विकार होता है, तो वो क्या होता है, आवेगशील बच्चा होता है। वह किसी कार्य को लगातार नहीं कर सकता, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वह कभी कुछ करने का मन करता है उसका और कभी कुछ करता है, कभी वह खेलना चाहता है तो कभी पढ़ना चाहता है, उसका ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पाता, उसमें ध्यान की अल्पता होती है। तो ये चीज़ हो जाएगी उसके लिए, और वह बच्चा कैसा होता है, आवेगशील होता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4 में देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम सत्ताओं जैसे कि पठन वैकल, गुणज वैकल्य संदर्भ में सही है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम असक्ताओं से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों के लक्षण अलग होते हैं और सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। अधिगम असक्ताओं से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है। तो मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर नहीं होता है। सी में देख लेते हैं। सी में क्या दिया है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहे हैं। डी में दिया हुआ है, जो डी में बात कर रहे हैं किस चीज़ की कर रहे हैं। अधिगम असक्ता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट है। तंत्रिका संबंधी या न्यूरो संबंधी विकार होता है, और इसमें क्या होता है, बच्चा अति सक्रियशील होता है, उसी की बात हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। तो जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए कौन सा तरीका ऐसा है जो काम नहीं करता है। दृश्य गतिज, देख तो वह सकता है। व्याख्यान विधि, सुन नहीं सकता, व्याख्यान तो केवल सुनकर ही बच्चा ग्रहण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर है क्रिया आधारित, क्रिया तो वो हाथों के द्वारा करता है, अपनी बॉडी को मूव करके करता है, दिमाग के द्वारा करता है, तो ये सही है। और बहुसंवेदी, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर, और निगेटिव पॉइंट हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। मतलब व्याख्यान विधि जो है बच्चे के लिए कोई भी प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह सुन ही नहीं सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बी के साथ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। बात नहीं की हो रही है, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम में बच्चे निगेटिव पॉइंट नहीं देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके। ऑप्शन ए में दिया है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो रहेगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना ये सही बात नहीं होती है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। सी में दिया है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो निगेटिव है और हमें निगेटिव से निगेटिव ही मैच करना है, तो ये हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। ये कोई कदम नहीं हो सकता है बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने का, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। स्वलीनता क्या होती है, स्वलीनता होती है ऑटिज्म। बात ऑटिज्म की हो रही है। चलिए, और ये होता है क्या, ऑटिज्म क्या होता है, एक तरह का विकार होता है जो तंत्रिका संबंधी होता है, न्यूरो संबंधी होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे इस विकार के द्वारा बच्चे क्या हो जाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनमें स्पीच डिले हो जाती है, वो स्वलीनता का ही लक्षण होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में दिया है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ये बात हो रही है। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, उन्हें क्या स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, उन्हें जरूरी हो जाएगा क्या कि अधिगम उपागम में क्या रखें, वो निरंतर रखें, कंटिन्यूटी रखें, जिससे वो उनके लिए प्रभावशाली रहेगा। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। तो सबसे बेहतर बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, वयस्कों के निष्क्रिय नकल द्वारा। तो नकल करना, कॉपी करना, दोहराना चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो होती हैं निगेटिव होती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएंगी। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, तो बच्चा अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है, सक्रिय है और संलग्नता द्वारा कंटिन्यूटी बनाए हुए है और चीज़ें सीख रहा है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, तो बाह्य अनुकूलन से इतना अधिक संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। और ऑप्शन डी में देख लेते हैं असंदर्भित जानकारी को कंठस्थीकरण करना, मतलब जो जानकारी है जिसका कोई ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उसके लिए, उसको वो रट्टा लगाए, उसको याद करे, बार बार दोहराए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बच्चा कंटिन्यूटी के साथ अपने वातावरण से सीखे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में दिया हुआ है विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, बच्चे कौन सी जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं हमें ये बताना है। उनके जीवन से संबंधित है, तो जीवन से संबंधित बातें जो होती हैं बच्चे नहीं भूल पाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्रासंगिक संदर्भ से में प्रस्तुत की जाती हैं, जो बिल्कुल अच्छे ढंग से बच्चों के सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं वो बच्चे वो भी नहीं भूलते हैं। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं, जिनका कोई संबंध ही नहीं है, जो खंडों में या टुकड़ों में जानकारी मिल रही है बच्चों को, पार्ट्स में जानकारी मिल रही है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों को। अब मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बच्चे वो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें केवल निगेटिव पॉइंट ढूंढना था और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो राइट हैं।
तो इसके लिए ये इसके आंसर के साथ नहीं जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान के उदाहरण की बात हो रही है। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा। या भारत को आज़ादी कब मिली थी, ये हो जाएगा। या अगला लीप बर्ड्स कब हो जाएगा, ये रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें कोई क्रिया की जा रही है, वो कौन सा कार्य होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पौधारोपण के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए, ये ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बात हो रही है अधिगम को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विषय वस्तु को सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामाजिक संदर्भ से जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सन प्रत्यय मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित नहीं करना है, ये नेगेटिव पॉइंट में आता है, उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। सी में देख लेते हैं, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। तो कभी भी बच्चों में कंपटीशन लेवल को नहीं बढ़ाना है, बच्चों में एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डी में दिया हुआ है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो जी हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को क्या करने चाहिए, उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनके ज्ञान का सृजन हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में बात हो रही है आपकी कक्षा में विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जानकारी को जोड़ देंगे, तो जो जानकारी जरूरी नहीं उसको जोड़ेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के लिए निर्देश देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं हम। देख लेते हैं सी, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। तो उत्तर की नकल करना नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट में ही आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने के लिए कहेंगे। बच्चा अपनी पुरानी हल की गई समस्याओं पर चिंतन करेगा तो वह नई समस्या का हल भी खोज सकेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, और कारण दिया हुआ है भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर जो बात कर रहे हैं दोनों सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ये सही बात है। बी में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखते हैं, सी में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे के भाव को महसूस करते हैं। बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, बात हो रही है, और वे ऐसा कब महसूस करेंगे, कौन से भाव को लेकर ऐसा महसूस करेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। बच्चे के अंदर निराशा होनी चाहिए, शर्म हो, खुशी हो या कुंठा हो। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बच्चे के अंदर अगर खुशी होगी तो बच्चे क्या होंगे, अभिप्रेरित महसूस करेंगे, मोटिवेट महसूस करेंगे कि हम मोटिवेट हैं और उनकी अधिक रुचि लगेगी कार्य करने में, सीखने में। यहाँ पर सी जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बच्चे किस प्रकार के लक्ष्य पाएँ उनको प्रेरित करना चाहिए उसके लिए। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, या कार्य परिहारी, या प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो प्रतिस्पर्धा निर्देशित की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महारत अभिमुखी होना चाहिए, बच्चा महारत हासिल कर ले अपने कार्य में, तो उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो सकारात्मक प्रभाव कौन डालता है, कुपोषण डालता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कुपोषण नहीं डालता है तो बाधा डालेगा। विद्यार्थियों की सहभागिता डालेगी, तो ये सही है, ये डालेगी। दंड हो जाएगा, दंड जो है नेगेटिव बात हो जाएगी, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है अभिसंज्ञान, तो अभिसंज्ञान होना भी जरूरी है, ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट राइट हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं।
पहला और दूसरा राइट है, तो ये राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, बी पॉइंट देखते हैं। बी में बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड राइट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द राइट आंसर सेकंड और फोर्थ राइट है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और सीटेट की बढ़िया तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट के लिए, अपर एंड प्राइमरी बोथ लेवल के लिए।